जामुन का पेड़। रात को बड़ी जोर की आंधी चली। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। अब सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। अब क्लर्क दौड़कर सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़कर बाहर जब लॉन में आया तो मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई। अब चारों क्लर्क बातें करने लगे। पहला क्लर्क बोला, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। दूसरा बोला, और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। तीसरा बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भर कर ले जाता था। मेरे बच्चे इस पेड़ के जामुन कितनी खुशी से खाते थे। अब तीसरा जो था उसने कहा, मगर ये आदमी। अब सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया, हाँ ये आदमी। अब एक चपरासी ने पूछा, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वो बच कैसे सकता है। दूसरा चपरासी बोला, नहीं मैं जिंदा हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कहराते हुए कहा। एक क्लर्क ने कहा बड़े ताज्जुब से, अरे जिंदा है। अब माली ने सुझाव दिया कि पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है? माली बोला, अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली चपरासी क्लर्क लगाकर इस पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। एक साथ सारे क्लर्क बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ उठाने को तैयार हो गए। ठहरो ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से तो पूछ लूं। अब सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया और जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। अब मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। अब चीफ सेक्रेटरी ने फिर जॉइंट सेक्रेटरी से कहा और फिर ये पूरा ऐसे ही सिलसिला चला। अब फाइल चलती रही और इसी में आधा दिन बीत गया। अब दोपहर के खाने का टाइम हुआ तो दबे आदमी के चारों ओर बहुत ढेर सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। अब लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मंचले क्लर्कों ने इस समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वो हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का फैसला कर रहे थे। इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला, अरे हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और ये पेड़ की समस्या है जो कि कृषि विभाग के अंडर आता है। अब मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहाँ से जवाब आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। अब दूसरे दिन कृषि विभाग से जवाब आया कि जो पेड़ है वो व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाना या ना हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। अब ये जवाब पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है। व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया। हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं क्योंकि ये एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेती बाड़ी के मामले में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ क्योंकि एक फलदार पेड़ है इसलिए ये पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर आता है। अब रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश ना करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने उस माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी।
अब माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। अब दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। अब दबा हुआ आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा, मैं लावारिस हूँ। माली को काफ़ी बुरा लगा और वो वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जो थे साहित्य प्रेमी आदमी थे। उसने लिखा था, आश्चर्य है, हैरानी की बात है कि इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम को ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसी सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वो भी एक फलदार पेड़, और वो भी जामुन का पेड़ जिसके फल जनता बड़ी चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार पेड़ को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। अरे अब क्या किया जाए? इस पर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। अरे ये देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया। अरे अगर हम इस आदमी को ठीक बीच से यानी धड़ से काट दिया जाए इस आदमी को, तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा और आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने गुस्सा करते हुए कहा। एक क्लर्क बोला, ये भी ठीक कहता है। अब वो आदमी जिसने ये सुझाव दिया था, वो अपने बात का मनाने के लिए वो कुछ कहने लगा। अरे आप नहीं जानते, आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति, कितनी तरक्की कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ कि अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के जगह पे इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया और उस आदमी की बात मान ली गई। अब मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची, उनके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए वहां पे भेज दिया। अब सर्जन आया और उसने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह से टटोल कर देखा, उसका स्वास्थ्य देखा, खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच की और इस सब की जांच करके उसने रिपोर्ट भेज दी। और इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर ये आदमी मर जाएगा। इसलिए ये फैसला भी रद्द कर दिया गया। अब रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटेरिएट ने सारे सेक्रेटरियों को मीटिंग के लिए बुलाया है। उससे तुम्हारा केस उन सब के सामने रखा जाएगा। उम्मीद है कि सब काम ठीक हो जाएगा। अब दबा हुआ आदमी एक आह भर के धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल ना करेंगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर तक नहीं होगी। माली ने अचंभे से मुंह में उंगलियां दबा ली और चकित भाव से बोला, अरे क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। अब दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को बताया, क्लर्क ने हेड क्लर्क को, और थोड़ी ही देर में सेक्रेटेरिएट में ये अफवाह फैल गई कि ये दबा हुआ आदमी तो शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होना शुरू हो गए। सेक्रेटेरिएट का लॉन अलग अलग कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन के जैसा वातावरण उत्पन्न हो गया। अब सेक्रेटेरिएट ने कि कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, वो रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क अपनी कविताओं पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब ये बात पता
चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, तो सेक्रेटेरिएट की सभी कमेटी ने फैसला किया कि क्योंकि आदमी जो दबा हुआ आदमी है एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध ना तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है ना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके इस बेचारे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। अब फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अलग अलग विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरिएट ऑफिस पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। अच्छा, तो तुम्हारे किस उपनाम से तुम शोभित हो? ओस। ओस? सेक्रेटरी ने जोर से चीखा। क्या तुम वही ओस हो जिसके गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में पब्लिश हुई है? दबे हुए कवि ने हंसकर सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकेडमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। आश्चर्य है। अब जो सेक्रेटरी था इतनी जोर से चीखा कि इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। इतना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा पड़ा हूँ। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, उस दबे हुए आदमी ने कहा। अरे, सेक्रेटरीट बोला, अरे अभी बंदोबस्त करता हूँ। और सेक्रेटरीट ने फौरन उसे अपने विभाग में रिपोर्ट की। अब दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपने केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है और ये लो चुनाव पत्र। अब तुम सेंट्रल शाखा में के मेंबर बन गए हो। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, उस दबे हुए आदमी ने कहरा कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी। उसकी आंखों से मालूम होता कि वो बहुत ही ज्यादा पीड़ा में, बहुत दुख और तकलीफ में पड़ा है। सेक्रेटरी बोला, ये हम नहीं कर सकते, और जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया है। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वो भी अभी कर देंगे। अरे, मैं जीवित हूँ, मुझे जिंदा रखो, मुझे बचाने की कोशिश करो, इस पेड़ को काटो। कवि ने रुक रुक कर बोला। सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, मुसीबत ये है कि हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दावत से नहीं, आरे कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। अब शाम को माली ने आकर उस दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य लेकिन जवाब दे रहा था, उसकी हालत ठीक नहीं थी, मगर वो किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए, अपनी जिंदगी के लिए लड़े चाह रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जिंदा रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ा लेकर पहुंचे तो उनका पेड़ काटने से उन्हें रोक दिया गया। अब मालूम ये हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को ना काटा जाए। अब कारण ये था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में खुद लगाया था। अब अगर ये पेड़ काटा गया तो इस बात का काफी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारा संबंध हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरा क्लर्क बोला, दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंध का सवाल है। और ये भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता, कितनी मदद देती है। क्या हम उनकी फ्रेंडशिप, मित्रता की खातिर एक आदमी का जीवन भी बलिदान नहीं कर सकते? कवि को मर जाना चाहिए।
अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया कि आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा और जो फैसला देंगे प्रधानमंत्री वही सबको स्वीकार होगा। अब शाम के 5 बजे खुद सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उनके पास आया। सुनते हो, आते ही वे खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर ले ली है। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि ने कोई जवाब नहीं दिया। कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूरी हो चुकी थी, यानी कवि मर चुका था। इस कहानी में पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति की इसलिए मृत्यु हो जाती है क्योंकि हर एक विभाग अपनी जिम्मेदारियां दूसरे विभाग पर मढ़ने की कोशिश कर रहा है और कोई भी खुद से फैसला नहीं ले रहा है और खुद की जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है। एक कहानी हमें ये भी बताती है कि अगर न्याय देर से होता है तो वो न्याय का कोई महत्व नहीं रहता, वो न्याय महत्वहीन हो जाता है। इस कहानी का उद्देश्य यह भी है कि जो सरकारी विभागों की इस आलसपन और निकम्मेपन और लापरवाही से आम लोगों को किस तरह से मानसिक और शारीरिक तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, ये कहानी हमें बड़ी खूबसूरती से बताती है। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर ज़रा सी भी 1% भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें वीडियोस को और कमेंट्स में आपको बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।